हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो। अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें रीट और सीटेट पर आधारित क्वेश्चन ही थे। अब हम और भी प्रैक्टिस पेपर रेगुलर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं तो x² प्लस xy प्लस y स्क्वायर होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य होगा, या फिर धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक शब्द जो है, वर्ड जो है, शून्योत्तर वास्तविक संख्या। तो ये क्या है? शून्योत्तर वास्तविक संख्या मतलब आपकी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। अब आप यहाँ पर यदि धनात्मक संख्या लेते हैं तो आंसर आपका धनात्मक ही होगा, मतलब आपका पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यदि ऋणात्मक लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप 2 की घात है, ऋणात्मक में भी जो आपकी संख्या है वो भी धनात्मक हो जाएगी, मतलब नेगेटिव जो है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक संख्या है। मतलब हमेशा ये जो आंसर होगा वो धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हम पेपर 3 कर रहे हैं, इसलिए हमने इससे पहले 21 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो रीजनिंग बेस्ड है। आप इसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यहाँ पर जो स्टार है इसका इन सभी का आपस में रिलेशन फाइंड करके इस स्टार की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मेथड्स होती हैं, आप अगर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो बाकी हम प्रैक्टिस पेपर में भी क्वेश्चंस लेते चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हम करवा सके इस तरह के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 3, पहला वाला जो है आप 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 है, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 है। इट मीन्स दैट कि इन दोनों पेयर को अगर आप लेते हैं तो आपको जो मिडिल वाला नंबर है वो मिल रहा है। फिर आगे आप इसी तरह देखेंगे 3 और 5, इस वाले में आप 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 5, 4 और 1 को ऐड करते हैं तो मिलता है 5। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम इन 2 नंबरों को और इन 2 नंबरों को ऐड करते हैं तो आपको मिडिल वाला नंबर फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट फिर 7 और 8 15 होता है, 6 और 9 15 होता है। देन आफ्टर 6 और 5 आपका 11 होता है, 7 और 4 भी आपका 11 होता है। इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 11 होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड और लॉजिक बेस्ड होते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a⁴b इज इक्वल टू 125 हो तो b⁴a होगा। तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, a⁴b के फॉर्म में इस 125 को लेकर आना है। तो आप यहाँ पर अगर जानते हैं कि 5 की पावर जो 3 होती है वो 125 होती है, मतलब 5 को यदि हम 3 के पावर के टर्म में जानते हैं तो 125 होता है। और यदि हम इन दोनों का आधार और घात, जो आधार और घातांक वाला जो चैप्टर है 7th में, उस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 3 और a की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 5। आपको फाइंड करना है b⁴a, मतलब 3⁵5 आपको फाइंड करना है। और 3 का यदि आप 5 बार गुणा करते हैं तो आपका आता है 241। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा 243, ऑप्शन नंबर ए होगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब सबसे पहला तो आप इस चीज को ध्यान रखें, हो सकता है कि इन नंबरों में से और भी नंबर, एक से ज्यादा नंबर डिवाइड हो, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक नंबर आप लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। अब 2 से चेक करेंगे, सभी की लास्ट में 0 है, 2 से ये डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होंगे। देन आफ्टर आप 3 से चेक करें, अगर हम 3 से चेक करें तो 1000 और 100 आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। अब आप 5 और 4 9, 5 और 4 9, मतलब ये दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर आप 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के आपके 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं में लास्ट के दोनों नंबर डिवाइड है, तो 4 से भी ये संख्याएं डिवाइड है। 5 से हम लास्ट में 0 है, डिवाइड होगा। 6 के लिए यदि 2 और 3 से डिवाइड है तो वो नंबर आपके 6 से भी डिवाइड होंगे। फिर आता है आपका 7 से 7 7 जा 49, 1 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 6 जा आपका 7 6 जा 42। तो इस हिसाब से ये दोनों नंबर 7 से भी डिवाइड है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, आपके वो भी डिवाइड है। 9 से अगर 3 से डिवाइड है तो 9 से भी है, देन 10 से तो हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भाई ऑप्शन में तो दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटी संख्या, तो आप इन दोनों में जो छोटी संख्या है 2520 वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का जब कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट होता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देन आफ्टर आप इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब आपका ये जो समय से संबंधित क्वेश्चन है, समय और दिन से संबंधित जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन लिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 दिनों के बाद का दिन बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आपने इसकी मेथड देखी होगी कि जब भी हमें दिन निकालना होता है तो सम और विषम दिन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो विषम दिन किस तरह से निकालेंगे, जो 61 है, जो 61 है, आप 7 से डिवाइड करें। 7 से कितनी बात में हो रहा है, 7 8 56 और आपका कितना शेष बच रहा है यहाँ पर 5, मतलब 8 सप्ताह। जो 61 दिन है वो कैसे बना, 8 सप्ताह और 5 दिन से। अब यहाँ पर जो विषम दिनों की संख्या हो गई वो हो गई 5। अब शुक्रवार के बाद से 5वां दिन कौन सा है, देखिए शुक्रवार के बाद ये हो गया आपका शुक्रवार, फिर आता है शनिवार, फिर आता है आपका रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, फिर आता है बुधवार। तो देखिए शुक्रवार के बाद से 5वां दिन आपका कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, बुधवार, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इस तरह से जो दिन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आप विषम दिनों की जो संख्या होती है उतने ही जो आपके दिन होते हैं वो आगे बढ़ा दें तो आपका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दो यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। तब आपको फाइंड करना है y डिग्री माइनस x डिग्री का मान। अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन कट करती है तो जो नियम होते हैं आपको वो पता होने चाहिए, उसी के अनुसार आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एंगल हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर के हमें पता होंगे तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जो एंगल है सी जी और ई, ये जो एंगल है वो है आपका बाय, और इसी तरह से जो एंगल है ए ई पी जो है कि आपका 110 डिग्री, और इस एंगल को और इस एंगल को आप इक्वल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो बाय है आपका क्या होगा, सी जी ई प्लस ई जी एच,
EGH मतलब EGH, ये एंगल आपका और ये एंगल हमने दोनों का प्लस लिया जो कि आपका 180 डिग्री, और CG आपका 110 और EGH है आपका y, तो y की जो वैल्यू है वो हुई 70 डिग्री। फिर आप यहाँ से देखेंगे F, H और G, एंगल आपका जो है F, H और G कितने का है, 120 डिग्री का, जो कि बराबर होगा आपके किसके, M, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। हम दोनों का सम लेते हैं, FHG प्लस MFB, MFB, ये जो एंगल है इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आपकी 120, इसकी हुई आपकी x डिग्री बराबर 180 मतलब आपका 60 डिग्री। अब y की और x की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो 70 माइनस 60 आपका होता है 10 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी दुकानदार की एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर आपको वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, कितने में बेचा, 390 में। लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया है आपका 20%। सीधे सीधे जो प्रॉफिट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का आपका जो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू होता है आपका 100। अब यहाँ पर से आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब आपका सेलिंग प्राइस, तो आपका प्रॉफिट दिया है 20%, लाभ दिया है 20%, सेलिंग प्राइस दिया है आपका 390 माइनस, तो यहाँ पर निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कैंसिल, -1, और ये जो आपका 100 है हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो 20 से आपका ये 5 बार कैंसिल हो गया। अब आता है आपका 1/5, इस 1 को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो 390 बटे आपका CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब आपका क्रय मूल्य। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6/5 बराबर आपका 390 बटे आपका कॉस्ट प्राइस। आप इसे 6 से 6 बार और 5 बार कैंसिल करेंगे, 65 और 5 आपका मल्टीप्लाई होगा और आपका कॉस्ट प्राइस का आंसर आएगा, तो वो होगा आपका 325। तो इस तरह से यदि आपको कोई भी एक वैल्यू दी हो, एक मान दिया हो, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य, तो आप फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 है तो जनसंख्या वृद्धि है। देखिए अब आपको यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि निकालना है और प्रतिशत में निकालना है। तो जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो कितना बड़ा है, 5,000, 65,000 और 60,000 में कितना अंतर है, 5,000 का। पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी, 60,000, तो गुणा होगा आपका कितना, 100 का। आप इसे 3 0 से 3 0 काट दीजिए और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 100/12 जो है आपका होता है 8 सही 1/3%। ये आपका प्रतिशत के फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप हमेशा ध्यान रखें, M1D1 अपॉन H1 अपॉन जो होता है W1 किया गया काम, इसी तरह से M2D2 H2 अपॉन किया गया दूसरा काम। अब यहाँ पर जो है बोला है 40 व्यक्ति हैं, दिन आपके 30 हैं, कितना चावल खाते हैं, कितना काम, 200 किलोग्राम। इसी तरह से 30 व्यक्ति हैं, 500 किलोग्राम खाते हैं, दिनों की संख्या निकालना है, 0
0 से 0 आप यहाँ पर काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 5 को 20, 4 से इसे 10 बार काट दीजिए, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो मतलब आपके दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 100 दिन। देखिए मैं सिंपल जो कैलकुलेशन होता है वो मैं खुद से इसीलिए कर देती हूँ ताकि आप भी आपके अनुसार प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा निकालना है। आपको क्या निकालना है? भुजा निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए डायरेक्ट जो होता है, अगर विकर्ण के फॉर्म में दिया है d1/2 का स्क्वायर d2/2 का स्क्वायर, 16/2 मतलब 8 का स्क्वायर, 12/2 मतलब 6 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा? 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो भुजा होगी वो कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम और अच्छे से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होगा। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।